आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। मैं आपका मेजबान रमाकांत गोस्वामी। आज हमारे तस्नीम मुलाकात में हमारे स्टूडियो में पधारे हैं डॉक्टर वेलाराम घोगरा। नाम के तो पहचान के तो मोहताज नहीं है। जैसा बात करें हम भारतीय ट्राइबल पार्टी, आपने नाम सुना होगा। और राजस्थान में 2 विधायक भी इनके चुने गए हैं पिछले चुनाव के दौरान, और गुजरात में भी 2 विधायक हैं। स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में डॉक्टर वेलाराम घोगरा जी का। वेलाराम घोगरा जी, आपसे जानना चाहेंगे, राजस्थान में 19 महीने चुनाव के रह चुके हैं, और जिस तरह से कि आज आपने एक अलायंस किया है कुछ पार्टियों के साथ, एसडीपीआई के साथ, सोशल डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम से, और इसके साथ अम्बेडकर राइट पार्टी है, तो किस तरह का अलायंस है और किस तरह से आप पूरे राजस्थान में चुनाव किस रणनीति के तहत लड़ेंगे? जी धन्यवाद तस्नीम टीवी चैनल के स्टाफ को जी कि मुझे अपनी बात यहाँ कहने के लिए मौका दिया। मैं आपके सवाल के जवाब में यही कहूँगा कि भारतीय ट्राइबल पार्टी का मुख्य उद्देश्य जो है वो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी और अन्य दबे कुचले लोगों की आवाज़ बन के आई है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई पहले आवाज़ नहीं उठाई है, लेकिन सच है कि धरातल पर इन लोगों के साथ में आज तक बीजेपी, कांग्रेस दोनों पार्टियों ने वादा खिलाफी की, उन्हें भरोसे में रखा, उनके साथ में वायदे किए, चुनावी टाइम में घोषणा करके आए, लेकिन धरातल तक आज तक क्रियान्वित नहीं है। क्यों? मैं इसलिए जानता हूं कि मैं धरातल से उठ करके मैं जो कुछ भुगत रहा हूं मेरे चारों तरफ, वो मैंने देखा, जो आज यहाँ बता रहा हूँ। और हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी 2017 के अंदर आगाज हुआ, तो उस समय तक हमारे क्षेत्र में दोनों पार्टियों के विरुद्ध में वादा खिलाफी को लेकर के युवा वर्ग और समाज के बीच में एक थर्ड विकल्प का सोच चल रहा था। और उसी दौरान महेश भाई वसावा और छोटू भाई वसावा के द्वारा बनाई गई पार्टी का हमारे राजस्थान में लाए, और उसके बाद लोगों के बीच गए, लोगों के बीच की हकीकत को जाना, उनको सुना, और सुनने के बाद में राजनीति में उतरे। और उन लोगों ने बिना पैसे जी पहली बार ऐतिहासिक काम हुआ है। ये कहा जाता है कि बिना पैसों से चुनाव नहीं लड़े जाते, लेकिन भारतीय ट्राइबल पार्टी ने बिना धन बल उपयोग के लोगों की मानसिकता, सोच और एक नया बदलाव के लिए हमारे 84 से और सागवाड़ा से 2 विधायक चुना के हमने यहाँ पर विधानसभा में भेजे। 148 के करीब हमारे पंचायत समिति सदस्य जीते, और 13 हमारे जिला परिषद सदस्य जीते जी। और यहाँ एक बड़ा ज़बरदस्त घटनाक्रम होता है कि बीजेपी, कांग्रेस दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन डूंगरपुर जिला प्रमुख के पद को लेकर के उसको हासिल करने के लिए दोनों एक हो गई, जिसको पूरी दुनिया ने देखा। तो ऐसी स्थिति में अभी आदिवासी क्षेत्र में एक बात क्लियर मैसेज हो गया है कि दोनों पार्टियां मिली हुई हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, जिन्हें सिर्फ आदिवासियों से, एसटी, एससी, ओबीसी से वोट बटोरने के अलावा उनका अभी भी नज़रिया, उनके स्थायी समाधान, ताकि पलायन न हो, लोगों को वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर रोजगार मिले, इस दिशा में कोई सोच नहीं है। जैसा कि लगातार जैसा आप बात कर रहे हैं कि आप थर्ड फ्रंट की बात करें, कहीं ना कहीं आरोप भी आपकी पार्टी पर लगते रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरएसएस का एक घटक है वनवासी परिषद, उन्होंने भी आरोप लगाया है कि कहीं ना कहीं आप वामपंथी और मिशनरी की तरह कार्य कर रहे हैं। तो एक आरोप भी लगाया, और कहीं ना कहीं जैसे डूंगरपुर में एक अभी आंदोलन हुआ था विगत दिनों पहले, और उस आंदोलन के दौरान भी जिस तरह से आरोप लगा था कहीं ना कहीं, तो ये सभी आरोप भी लगे, और साथ ही फिर देखा गया कि सरकार को भी आपने बचाने का काम किया। तो ये सारे जो घटनाक्रम है, इस आरोपों के बारे में भी आप क्या कहना चाहेंगे, और किस तरह से फिर आपने सरकार, कांग्रेस का समर्थन भी किया? तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा पर भी जो वोटर हैं वो सवाल उठा सकते हैं। जी देखिए, हमारी मंशा जो थी, प्रथम स्टेज पर हम राजनीति में प्रवेश हुए जी। जिस तरह से हम जब इकट्ठे होने लगे, तो मुद्दों को लेकर के युवा और वहाँ के लोग अपनी समस्या समाधान के लिए इकट्ठे हुए, तो प्रशासन और राजनीतिक पार्टियों के कान खड़े हो गए जी। और उसको देखते हुए कई तरह से आक्षेप लगाने भी लगे जी। लेकिन हमारा कहीं ऐसा मेलाफाइड इंटेंशन नहीं था। हम अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हुए थे, बिल्कुल। हाँ, खड़े हुए थे तो अपनी बात कहेंगे, तो हम डरे नहीं
इन्होंने कितना भी कोशिश की। जी। तो उस तरह से ये जो चीज़ जो वातावरण बना, वो वातावरण आज इस हद तक पहुंच गया है कि लोग बिना पैसे से अपने ताकत को खड़ा करने के लिए तैयार हो गए। बिल्कुल। हमें ऐसी विकट परिस्थिति में, जब कांग्रेस सरकार विकट परिस्थिति में थी, जी। तो उस समय हमने माननीय अशोक गहलोत साहब को 17 सूत्री मांग पत्र के मुद्दों आधारित समर्थन दिया था। जी। और इसलिए दिया था कि हम लोगों से वायदा करके आए थे बिल्कुल। पहली बार, तो ये वायदे जो करके आए, तो क्या हमारे वायदे पूरे करेंगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, इस तरह से चलते रहे। लेकिन वादा खिलाफी 70 साल से चल रही थी, वो अभी भी चल रही है। जी। तो ऐसी स्थिति में आने वाले, ये जब सारा देखने के बाद जब काम कर रहे थे, युवा जागृत हुए, तो चूंकि भारतीय ट्राइबल एसटी, एससी, ओबीसी और माइनॉरिटी के जो हम विचार के लोग भी अगर राजस्थान के अंदर आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, वैचारिक अगर तालमेल बैठता है, तो उसके लिए एक जब बीटीपी सामने आई तो हमारे कई पार्टियों ने, हमारा संवाद हुआ आपस में। और संवाद होने के बाद में उनकी तरफ से भी ये बात हुई कि क्यों नहीं अपने बैठना चाहिए जी। आपस में। हमने भी कहा बिल्कुल बैठना चाहिए, क्योंकि हम तो वो सिर्फ राजनीति करने तो आए नहीं, बिल्कुल, है ना। हमारा माध्यम जो लास्ट व्यक्ति है स्टेट का या गांव का, वहाँ के व्यक्ति का मुद्दा उठाना बात है, सरकार बनाना की बात भी मेन मुद्दा लेके नहीं, लेकिन वो आवाज़ उठाने के लिए जब इकट्ठे हुए, तो क्यों नहीं हम विचार के लोग बात हम जैसा कि मैं आपकी बात काटना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा था कि जो आपने कांग्रेस पार्टी को बचाने का काम किया और आपकी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत हुई, तो आपने 17 सूत्रीय जो मांगों की बात की, तो क्या 17 सूत्रीय मांगों पर गहलोत साहब की तरफ से विचार किया गया और क्या वो मांगे सुलझाई गई या कहीं ना कहीं अभी भी वो मांगे अटकी हुई हैं? देखिए, 17 सूत्री कार्यक्रम में पहला मांगी हमारी 1167 सीटें जो कागरी डुगरी प्रकरण हुआ, वो तो बाद में हुआ जी। लेकिन इससे पहले हमने मांग रखी थी कि 1117 जो सीटों का जो झगड़ा है ना, इसको साथ निपटा दो जी। लेकिन वो पहला बिंदु भी आज तक नहीं, उसके लिए एसआईटी भी गठित की जी। और उस 17, चलो वो जो कुछ भी हुआ वो हो गया, लेकिन 17 सूत्री कार्यक्रम में आज तक माननीय गहलोत साहब की सरकार ने कौन सा काम हुआ नहीं हुआ, आज तक प्रदेश बीटीपी को कोई जानकारी नहीं मिली। तो अगर उन्होंने किया भी है तो हमें पता तो लगना तो चाहिए ना। बिल्कुल। इसलिए अभी हमारी डूंगरपुर उदयपुर कलेक्ट्रेट के सामने और सबको ये आवाज़ उठाई कि हम जितने भी राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और सभी जो नेता हैं, उनको कलेक्टरों के माध्यम से हमने जो ज्ञापन दिए, तो अब भारतीय ट्राइबल पार्टी ये आने वाले टाइम में काम करना चाहती है कि फॉलोअप करेंगे हमारे ज्ञापन का, विभागवार मुद्देवार क्या हुआ। बिल्कुल। हम अब मांग देना, अभी हमें ऐसा लग रहा है मांग दे के करें क्या, आज तक जो मांगे दी वो ही नहीं, तो हम तो इसको फॉलोअप करने का लिए भी हम आगे अपना कदम बढ़े, उसी के लिए हमने ये इस बारे में कभी आपका संवाद हुआ मुख्यमंत्री जी से, दोबारा आपकी तरफ से कोई बातचीत हुई? हमारे विधानसभा में हमारे कागरी डुगरी के लिए दोनों विधायक मुद्दे उठा रहे हैं, इस मुद्दों के लिए बार बार फील्ड में आंदोलन चल रहे हैं, धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। अगर यही आवाज़ नहीं सुनाई देती है तो फिर आम आदमी की आवाज़ ये लोग कैसे सुनेंगे, हमें तो फिर बिल्कुल। चलें जैसे आगे बात करते हैं, 19 महीने बाद में जैसे चुनाव है, तो कितनी सीटों पर जो आपका जो अलायंस बना है उसमें कितनी सीटों पे आपका चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह से पूरी इसकी रणनीति रहेगी? क्या सुनने में भी आ रहा है कि जैसे असदुद्दीन ओवैसी जो हैं AIM के जो सदर हैं, वो भी, उनकी भी बातचीत बीटीपी से चल रही है, जैसा कि मीडिया में चल रहा है और विगत दिनों पहले उन्होंने कहा भी था, और तो कहीं ना कहीं आपके साथ AIMIM की पार्टी भी अलायंस करेगी या और कौन कौन पार्टियां आपके साथ अलायंस करने वाली है आने वाले दिनों में? देखिए, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके अंदर API, SDPI जी, BTP और RDF जी, 4 पार्टियों के हम विचार के लोग इकट्ठे हुए और धरातलीय ST, SC, OBC माइनॉरिटी के लोगों के लिए हम मुद्दा उठाने के लिए आज संकल्पित हुए जी। सवाल ये है कि OBC जी की बात है, उस मामले में मेरे तक कोई जानकारी है नहीं। हमारे सेंट्रल के अधिकारी छोटू भाई वसावा, महेश भाई, उनका क्या चर्चा हुई है ये मेरी जानकारी में नहीं है। ये आने वाले टाइम में इस मामले में
चर्चा होगी। और वहीं आपने एक बात और कही, अगली रणनीति क्या होगी चुनाव क्या लड़ने को होगी? लेकर, कहाँ तो कहाँ किन किन चुनाव सीटों पर? लड़ने को लेकर के हमारी रणनीति स्पष्ट है, जिस पे हम स्पष्ट हो जाएंगे, हमारा चर्चा जारी रहेगी। जी और उसमें हम ये कहेंगे कि 24 सीटें जो ट्राइबल सब प्लान एरिया में हैं, जी वो तो एसटी रिजर्व सीट में वहाँ पर वो उसी क्षेत्र के लोग लड़ेंगे। बिल्कुल लेकिन आउट ऑफ ट्राइबल एरिया, जी आउट ऑफ ट्राइबल एरिया राजस्थान में भी अभी सभी जगह से फोन आ रहे हैं बीटीपी से चुनने के लिए, और उसी तरह से 4 पार्टियों का अलायंस भी हुआ है। जी तो जहाँ जहाँ भी अगर मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है, कहीं ओबीसी की ज़्यादा है, कहीं एससी की ज़्यादा है, कहीं एसटी की ज़्यादा है, तो हम उसी अनुपात में वहाँ के लोगों की राय से बीटीपी के माध्यम से हम वहाँ खड़े करेंगे। और जहाँ मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा है और एसटी एससी लोग भी सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ मुस्लिम कैंडिडेट, इस तरह से हमारे बैठ करके एक कोशिश रणनीति बनाएंगे कि किस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर हम चुनाव लड़ाएं। क्योंकि चुनाव लड़ाना मतलब ये है कि हमारा बीटीपी का और हमारा सबका उद्देश्य है कि चुनाव लड़ने के बाद, जीतने के बाद ही लोगों की सेवा देंगे, वो हमारा काम नहीं है। हमारा अगर 10,000 में से 5,000 भी वोट लाया तो वो भी इसी तरह से काम करेगा जिस तरह से एमएलए जीता हुआ है। जी बिल्कुल, इसको स्वीकार करना पड़ेगा सरकारों और राजनेताओं को, ये हम इस बात मौके पर कहना चाहते हैं। जी दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने बात की कि जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, वो कहीं ना कहीं शुरू से जब पार्टी का गठन हुआ उस समय से भील प्रदेश की एक अलग बनाने की मांग जो उठी आ रही है, तो वो किस तरह से आप भील प्रदेश की जो मांग कर रहे हैं, किस तरह से उसका पूरा नक्शा आप तैयार कर रहे हैं, तो वो क्या है वो भील प्रदेश, और इसमें राजस्थान के अलावा कौन कौन से प्रदेश के लोग शामिल होंगे? तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि भील प्रदेश आखिरकार क्यों तो उसकी मांग उठी और क्यों जरूरी है भील प्रदेश की मांग? भील प्रदेश उठने के पीछे जो मुख्य कारण है कि गत 70-72 साल से जो कुछ भी संवैधानिक प्रावधान और संवैधानिक सुविधाएं लोगों तक सरकार, विभिन्न बीजेपी और कांग्रेस सरकारों द्वारा इसको धरातल पर उतरनी चाहिए, वो आज तक नहीं उतारी। बिल्कुल। और ऐसी स्थिति में हमारा जो पहले से ही गुजरात मध्य प्रदेश से सटा हुआ जो एरिया था, जो भील बाहुल एरिया था, और 4 स्टेटों में एक साजिश के तरफ बांटा गया जी। तो आज जब चारों स्टेट का जो ट्राइबल एरिया है उसकी आर्थिक स्थिति खतरनाक हो गई है। आज ओनली फ्रॉम रॉक फॉस्फेट कम रॉयल्टी से 60% इनकम राजस्थान सरकार से हो रही है। और जो हमने तो यूनो में 94 में जेनेवा में हम गए थे डॉक्टर रामदयाल मुंडा के साथ में, तो हमने कहा वी ट्राइबल पीपल आर नॉट पुअर इन इंडिया। भारत में इतना प्राकृतिक संसाधन है कि हम गरीब हैं ही नहीं। अगर हमको निश्चित उसका भाग भी मिल जाता है, हमारी बात ही सुन लेते हैं, तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस तरह से ये जो 2 रास्ते हैं अभी, गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश को मिला के अलग राज्य, और दूसरा छोटे राज्यों का भी प्रावधान है जिसमें हम माउंट आबू से सतपुड़ा, ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर और इसका निश्चित एरिया मिला के छोटे राज्य का। और ये आवाज़ लोगों की आवाज़ है, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी तक हमारे साथ धोखा हुआ है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने बात की कि जिस तरह से भील प्रदेश है, तो भील प्रदेश के साथ साथ किस तरह से मतलब इसका कोई आगे सरकार में कोई प्रावधान रखा गया, या इसके लेकर कोई आगे संसद में या कहीं आवाज़ उठाई गई, और किस तरह से मतलब इसमें आप किस तरह से आंदोलन को प्रखरता से उठा रहे हैं भील प्रदेश बनाने के लिए, और कहाँ तक ये बात पहुँची है अभी तक? देखिए, इसकी बात तो सोमजी भाई डामोर से लेकर के आज करीबन 25-40 साल से ये उठाते रहे जी। और उस समय ये मुद्दा उठाया, नक्शा बनाया, बात चल रही है। लेकिन आज जो युवा है उस पर ज़्यादा समझ चुका है, क्योंकि मीडिया आने से उसको सारी जानकारियाँ मिल चुकी है। और उस चीज़ को वो आवश्यक समझता है कि अगर अलग राज्य के बनने के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है हमारा, क्योंकि विकासात्मक जो योजनाएं चली जा रही हैं उस योजनाओं का अखबारी बयानों में और कागजों में और रिपोर्टों में तो ठीक है जी, उसको देखने पर तो ऐसा लगेगा कि ट्राइबल एरिया पूरा झूले में झूल रहा है जी। लेकिन हकीकत मेरे जैसा आदमी लास्ट झोपड़ी में देख रहा है तो वहाँ उसकी हवा तक भी नहीं गई है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कुछ स्थिति है इसको ठीक करने के लिए हमारा एकमात्र रास्ता है कि भील प्रदेश अलग राज्य बनना चाहिए।
और ये थे डॉक्टर वेलाराम घोगरा, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आज तस्नीम मुलाकात में फिलहाल इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी।